हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग डेली बेसिस पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और कल से हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसमें भी हम लोग सारे क्वेश्चन साइंस के करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अब तक कितने रासायनिक तत्वों को खोजे जा चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री तो आप लोगों को पता होगा कि डोवेनियर के समय 53 तत्व खोजे गए थे। उसके बाद हम लोग न्यूलैंड के समय देखें तो उस समय केवल कितने तत्व खोजे गए थे, 56। मेंडलीव के समय हम लोग देखें तो 63 तत्व खोजे गए। लेकिन बात कर रहा है क्या क्वेश्चन कि अब तक यानी कि वर्तमान समय तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 118। राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 18। टोटल तत्वों को कितना खोजा जा चुका है, 118 तत्व को खोजे जा चुके हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि मेटल है, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स तीनों हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 118। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितने तत्व हैं। क्या पूछा जाता है इसमें पूछा जाता है कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं और कितने उपधातु हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में कितने तत्वों को खोजा जा चुका है, तो 118 तत्वों को खोजा जा चुका है, जिसमें आप लोग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि धातु कितनी है, तो 91, 91 मेटल हैं और 17 नॉन मेटल हैं और 7 मेटालॉइड्स हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी उपधातुएं खोजी जा चुकी हैं, या कितनी धातुएं या अधातुएं। तो तीनों को ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या कि धातु कितनी है, 91 है, अधातु 17 है और उपधातु की बात करें तो 7। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे और 3 अज्ञात हैं, आप लोगों को पता होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक के द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डोवेनियर का त्रिक नियम आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है, या न्यूलैंड का अष्टक नियम पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, या मेंडलीव की आवर्त सारणी पर, या मोजले की। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ाई होगा तत्वों का वर्गीकरण, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया। तो आप लोगों को पता होगा बर्जीलियस का नाम, उन्होंने सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में बांटा था। उसके बाद डोवेनियर आई। डोवेनियर ने क्या किया, डोवेनियर ने त्रिक नियम दिया। अच्छा, ये त्रिक नियम क्या है, तो डोवेनियर ने क्या किया था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था और क्या किया था, 3-3 तत्वों का ग्रुप बनाया था, इसलिए इनके नियम को कहा जाता है त्रिक नियम। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो डोवेनियर के त्रिक नियम पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये फेल हो गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। और आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी लोगों ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, उनका नियम फेल हो गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोगों की है वो डोवेनियर के त्रिक नियम पर आधारित नहीं है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, देखिए ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है डोवेनियर के समय कितने तत्वों को खोजा गया था, तो ध्यान रखेंगे 53। अच्छा, न्यूलैंड का अष्टक नियम बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था और इन्होंने भी क्या किया था, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो पहला तत्व है वह 8वें तत्व के समानता दर्शाता है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था और इनके समय कितने तत्वों को खोजा जा चुका था, तो 56। ये भी ध्यान रखेगी। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्लियर हो गया आप लोगों का, और डोवेनियर का त्रिक नियम। अब देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। अच्छा देखिए, तत्वों को आवर्त सारणी में सबसे पहले किसने रखा था, तो वो मेंडलीव ने ही रखा था। तत्वों को सारणी में किसने क्रमबद्ध किया था, तो वो मेंडलीव ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, यानी कि आवर्त सारणी का पिता। आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, वो मेंडलीव को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, तो वो मोजले को कहा जाता है। मोजले ने जो आवर्त सारणी दी उसी पर आधारित है हम लोगों की आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी
की बात करें किसने दिया था, वो मोजले ने दिया था। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? मेंडलीफ ने कहा कि तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा मेंडलीफ ने, इसलिए इनका नियम फेल रहा। लेकिन जो मोजले रहे, इन्होंने क्या कहा, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के न आवर्ती फलन होके बल्कि उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे क्या, इसलिए ध्यान रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है, तो मोजले। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आंसर हो जाएगा क्या, मेंडलीफ। लेकिन पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब आंसर हो जाएगा मोजले। अच्छा, पूछा जाता है क्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीफ के समय कितने तत्वों को खोजा गया था, तो 63। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, डोवेनियर के समय 53 तत्व थे, न्यूलैंड के समय 56 तत्व थे, और मेंडलीफ के समय कितने तत्व थे, 63, और आधुनिक समय में कितने हैं, तो पहला क्वेश्चन ही आप लोगों ने देखा 118। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण है तो अष्टक नियम किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो न्यूलैंड ने दिया था, आप लोगों को पता होगा। मैंने बताया कि इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था और कहा था कि जो पहला तत्व होता है वो किस तत्व के समानता दर्शाता है, तो 8वें तत्व की। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, ग्रुप डी के अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, एक पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, ये पूछा जाता है। अच्छा, भू प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व, वायुमंडल में और ब्रह्मांड में, सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो ध्यान रखेंगे। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व की बात करें तो वो है हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, हाइड्रोजन, ये राइट आंसर है। अच्छा, वायुमंडल में जब पूछता है तो वायुमंडल में सभी को पता है, जब वायुमंडल पूछेगा तो राइट आंसर होता है हम लोगों का नाइट्रोजन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। लेकिन ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड में बात किया जाए तो उसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और भू प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो और आप लोग अच्छे से नोट कर लें। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, और जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व की बात कर ले तो हाइड्रोजन। ये 3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। तो मूल तत्व कौन सा है, रेत, संगमरमर, शक्कर या हीरा। तो देखिए ये सारे यौगिक हैं, ये सारे मिलकर बने हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो हीरा है वो कार्बन का अपर रूप है और ये क्या है, एक मूल तत्व है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। कार्बन और ग्रेफाइट और हीरा किसके अपर रूप हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि का जो हीरा और ग्रेफाइट है वो किसके पर रूप हैं, वो कार्बन के हैं। और जो, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे कि मूल तत्व कौन सा है, इसमें हीरा है। हीरा की खनिजीय बनावट देखिए हीरा की खनिजीय बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान है। तो हीरा जानते ही आप लोग किसका अपर रूप है, तो कार्बन का। तो इसके खनिजीय बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान होगा, वो कार्बन होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछा जाता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, और विद्युत की, दोनों पूछा जाता है। जब विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछा जाए तो चांदी ध्यान रखेंगे, और ये बहुत आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, चांदी होता है। और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक की बात करें तो पारा। और आप लोगों को पता होगा कि कमरे के तापमान पर एकमात्र जो द्रव होती है धातु, वो कौन सी होती है, पारा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऊष्मा की सबसे चालक धातु कौन सी होती है, वो पारा होती है। और विद्युत की सर्वोत्तम चालक तो चांदी। विद्युत पूछ ले तो चांदी, और ऊष्मा की पूछ ले तो पारा। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दोनों पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है, वह आध्यात्मिक चालक, क्वेश्चन क्या है, वह आध्यात्मिक तत्व जो विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन क्या है, वह आध्यात्मिक तत्व जो विद्युत का सुचालक है, यानी कि अच्छा चालक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक, जब सर्वोत्तम चालक पूछा जाता है तब तो चांदी होता है। जब सर्वोत्तम चालक की बात करें तो हम लोगों का Ag होता है।
लेकिन पूछा जा रहा है कि विद्युत का सुचालक है, तो सबसे अच्छा नहीं पूछा जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है। तो इसमें से राइट आंसर उन लोगों का क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट या कार्बन। वह आधात्विक तत्व जो विद्युत का सुचालक है, वो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट या कार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि 18वें वर्ग में रखा गया है, जिसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। और मेंडलीफ ने भी अपनी आवर्त सारणी में इसको छोड़ रखा था, अक्रिय गैसों के लिए ये वर्ग छोड़ रखा था। तो ध्यान रखेंगे, अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है, 18वें वर्ग में रखा गया है। और इस वर्ग को क्या कहा जाता है, इस वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, प्रकृति में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तांबा, जस्ता, लिथियम या लोहा। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम है। और वहीं पर सबसे भारी धातु पूछ लिया जाए तो आस्मियम होगा, और सबसे कठोर पूछ लिया जाए तो प्लेटिनम होगा। सबसे भारी आस्मियम, सबसे कठोर प्लेटिनम, सबसे भारी आस्मियम, सबसे कठोर प्लेटिनम, और सबसे हल्की पूछा जाए तो लिथियम। तो ये भी ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में। तो देखिए, जब पूछा जाए कमरे के तापमान पर एकमात्र द्रव धातु कौन सी होती है, जब धातु पूछता है तो आंसर हम लोगों का पारा होता है, क्योंकि पारा एक धातु है। और वहीं पर जब ये अधातु पूछता है तो वो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्रोमीन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रोमीन। तो क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है, ब्रोमीन, ग्रेफाइट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी आप लोग क्या पढ़कर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, सोडियम जो होता है आप लोगों को पता होगा ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। आप लोगों को पता होगा कि जब सोडियम का टुकड़ा जल में डाला जाता है तो क्या होता है, वो जल जाता है। तो इसीलिए इसे कहाँ रखा जाता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वहीं पर ध्यान रखेंगे कि जो फास्फोरस होता है उसे जल में ही रखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जल में कौन सा चीज़ रखा जाता है। तो फास्फोरस को कौन सा तत्व जल में रखा जाता है, तो फास्फोरस को पानी में नहीं, यानी कि जल में रखा जाता है। लेकिन वहीं पर सोडियम की बात कर ले तो ये जल से क्रिया कर लेता है और जल जाता है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तृतीय और चतुर्थ समूह की ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है। अच्छा, अब इसको बताने के लिए कि इसका सामान्य गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जानना होता है क्या कि पहले, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ समूह में आप लोगों को पता होगा जो आधुनिक आवर्त है इसमें 7 तो पीरियड्स हैं और 18 की बात करें तो वो वर्ग है। तो इसमें पहले और दूसरा जो वर्ग है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे, इन सब में क्या है, धातु है। और पहले और द्वितीय को तो क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है। तो जो धातुएं हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, जो धातुएं हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये जानना जरूरी होगा कि पहले यानी कि तृतीय और चतुर्थ में क्या है, धातु है या अधातु। तो इससे आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। और जो धातु होती है उनकी प्रकृति क्या होती है, उनकी प्रकृति, जो धातु होती है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जो अधातु होती है उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि तृतीय और चतुर्थ समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, क्षारीय होता है। यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और बहुत पूछा जाने वाला है, क्या है, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण और क्लोरीन, लवण और अम्ल, लवण और हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सा आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, एक रिएक्शन, एक अब क्रिया ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ये अम्ल है, यहाँ पर धातुएं जो है वो अम्ल के साथ क्रिया कर रही हैं, तो क्या बनेगा, देखिए HCl है। अगर हम लोग, तो इसके लिए अगर हम लोग रिएक्शन देखें, हम लोगों को लेना क्या है, धातुओं, देखिए धातुएं अम्लों के साथ। अगर हम लोग धातु ले तो हम लोग ले सकते हैं यन्ने, यन्ने एक धातु है। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अम्ल की क्रिया। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, HCl। क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें
तो देखिए यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से हम लोग अगर इसे 2 से यहाँ फिर 2 से यहाँ फिर, तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा 2NaCl, ये लवण बना जाएगा 2NaCl और बचेगा क्या यहाँ H2, क्या बनेगा H2। तो देखिए इसे संतुलित करने के लिए इसे 2 से आप लोग इधर भी कर देंगे, 2 से इधर भी, तो आप लोग देखेंगे कि निकलेगा 2NaCl, यानी कि NaCl जो कि लवण होता है और H2O हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, और इसी अपक्रिया को आप लोगों को पता होगा, इसी अपक्रिया को क्या कहा जाता है, जब इसी अपक्रिया को उदासीन अपक्रिया भी कहा जाता है, जो बहुत पूछा जाता है। तो धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन देती हैं, और हम लोगों ने देखा क्या इसे रिएक्शन Na+HCl। तो हम लोगों ने अगर इसे संतुलित करना है तो यहाँ से निकल जाएगा 2NaCl, क्या निकल जाएगा 2NaCl + H2, क्या निकल जाएगा H2। तो यहाँ से ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो राइट आंसर हम लोगों का हो गया, अगर धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन और लवण बनाती हैं। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनाता है, जब देखिए धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है, क्या बनाती है वो, धात्विक ऑक्साइड, क्या बनाती है वो, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए अगर हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हम लोगों को क्या कराना पड़ता है, जल, जो धातु होती है उसे जल के साथ अपक्रिया कराना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन से हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये ध्यान रखिए जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम को किस चीज़ में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और फास्फोरस को किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर, ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने संविधान से लिया है, ये बहुत पूछा जाने वाला है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कायक से संबंधित है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से। और आर्टिकल 149 में इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 से 151 तक इन्हीं का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद में, ध्यान रखेंगे। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, तो सभी लोगों को पता होगा विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे विटामिन डी। और पूछा जाता है कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे विटामिन सी होता है। विटामिन की खोज फंक ने की थी, सभी लोगों को ये भी पता होगा। बी और सी पानी में घुलनशील है, और कीड़ा जिसे ADE बोला जाता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो आज के हम लोगों के 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।